लगभग टेरिटरी इनकी हो जाती है 91% टेरिटरी जो है इजराइल ऑक्यूपाई कर लेता है। इसी बीच में एक अब इनको ज़रूरत होती है, फ़लस्तीन वाले जो लोग हैं ये कोशिश करते हैं कि अपना एक फ्रंट बनाया जाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। तब एक फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO नाम का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनता है जो इनकी बात को UN तक पहुंचाने के लिए या अपनी बात को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कहने के लिए बनाया गया है, और ताकि वो लोगों के साथ अपनी बात रख सके। और ये बनता है 1993 में। उसी टाइम ये यासिर अराफात द्वारा बनाया गया था। यासिर अराफात और जो उस टाइम जो स्टॉक्स नाम का एक PM था उनका, इजराइल का, इन दोनों के बीच में एक अकॉर्ड और एग्रीमेंट होता है, पीस एग्रीमेंट होता है। इसको ओस्लो अकॉर्ड एग्रीमेंट बोलते हैं। 1993 में ये एग्रीमेंट होता है, और इस एग्रीमेंट के हिसाब से फ़लस्तीन को इजराइल को फ़लस्तीन को ये कंसिडर करने पड़ेगा कि इजराइल जो है एक कंट्री है, कंट्री यानी एक देश, उसको मानना पड़ेगा। और इजराइल को ये मानना पड़ेगा कि जो फ़लस्तीन का जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो PLO है, वो उनका नेतृत्व करेगी एज अ डेमोक्रेटिक वे। यानी उनको ये कंसिडर करना पड़ेगा फ़लस्तीन का भी कोई नेतृत्व करेगा। अब अरब कंट्रीज ना करके PLO इसको चलाएगा। और साथ में जो गांजा पट्टी है और जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है जो फ़लस्तीन के पास है, वो उसको एक डेमोक्रेटिक वे के साथ में चलाएंगे। तो ये इसमें फिर ये बात कही गई थी। लेकिन इसमें इस समझौते में इजराइल जो PM थे और यानी यिज स्टाक एंड जो फ़लस्तीन के जो यासिर अराफात को नोबेल प्राइज़ दिया था 1993 में, उनको सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज़ से, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था कि दोनों कंट्रीज़ के पीस के बारे में बात करी थी। लेकिन आफ्टर दैट जैसे ये पीस के बारे में बात हुई थी इन दोनों कंट्रियों के बीच में, लेकिन कुछ दक्षिण पंथी जो विचारधारा के लोग होते हैं, जो राइट विंग ग्रुप हम एक तरीके से कह सकते हैं, जो एक कट्टर मानसिकता वाले जो लोग होते हैं, उन्होंने इन दोनों को सेपरेट जगह एसिनेटेड कर दिया था, यानी इनको मार दिया था। जो यासिर अराफात, उनको इजिप्ट में मारा गया था, और जो यिज स्टाक्स थे इनको इजराइल में ही मारा गया था। जैसे हमारे देश में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, RSS के लोगों ने महात्मा गांधी जी को मार दिया था 1948 में, क्योंकि वो भी शांति की बात करते थे। ऐसी विचारधारा के वो भी लोग थे, क्योंकि वो भी ये मानते थे कि हमारा पार्ट है, और फ़लस्तीन वाले मानते थे हमारा पार्ट है, इसलिए ऐसा समझौता क्यों हो रहा है। तो इस वजह से इन दोनों को एसिनेट कर दिया गया था। यानी ये यासिर अराफात और जो यिज स्टाक थे, इन दोनों को एसिनेट कर दिया गया था 1993 के बाद में, कुछ टाइम बाद। इसी के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है। जो टेररिस्ट ग्रुप जिसको हम कहते हैं हमास ग्रुप, जो अपने लिए और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ते हैं, 2005 में ये ग्रुप बनता है। और इसके बाद में इलेक्शन होता है फ़लस्तीन में। PLO यानी जो फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और जो हमास ग्रुप है, इन दोनों के बीच में एक इलेक्शन होता है। और बड़ी बात है कि इस इलेक्शन में जो होता है हमास ग्रुप, जिसको हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो इसको जीत जाते हैं। और इसको जीत जाने के बाद में वो लेकिन इसको जीतने के बाद वही है कि दोनों पार्टियों के जो लोग होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, और इनकी लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। 2007 के आते आते ये जो हमास ग्रुप है ये गाजा पट्टी को कंप्लीट कंट्रोल कर लेता है। जैसे अभी हमने 2021 में जो एक युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था इजराइल के बीच में और गाजा पट्टी के बीच में, हमास के जो टेररिस्ट हैं उनके बीच में। तो हमास ने नंबर ऑफ रॉकेट्स दागे थे, तब इजराइल का ये एक्यूज़ था कि इनको नंबर ऑफ वेपन सप्लाई करते हैं बाई द ईरानियन जो डिफेंस सिस्टम है, ईरान जो कंट्री है, वो इनको इतने बड़े हथियार देती है। काफ़ी बड़े नंबर ऑफ मिसाइल्स चलाई थी, और 10 सेम टाइम 43 मिसाइल्स उन्होंने दागी थी, और दोनों साइड से काफ़ी भारी गोलाबारी देखने को मिली थी अब 2021 में। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में यहाँ पे एक लड़की, 16 ईयर ओल्ड लड़की मार दी गई है, जो अलास्का मॉस्क के आसपास में एरिया में, जिसमें जो इजरायली जो फोर्सेस, उनका कहना है गलती से किसी एक मुठभेड़ में ये लड़की ऐसी एक्चुअली मर गई है। बट एक्चुअल में रिपोर्ट्स का ये मानना है कि इसको एक छत पे जाके कुछ जो फोर्सेस हैं इजराइल की, उन्होंने इसको मारा था। और अब अगर हम हाल में ही एक अकॉर्ड लाया गया था, पीस प्लान लेके आया था अमेरिका ने, लेकिन फ़लस्तीन के जो लोग हैं इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। और डे बाय डे नंबर ऑफ पीपल्स आज भी यहाँ पे मर रहे हैं, और फ़लस्तीन के बीच में हिंसक झड़प और इजराइल के बीच में होती रहती हैं। लेकिन अगर हम लोग पक्ष जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में फ़लस्तीन लोग क्या चाहते हैं, तो फ़लस्तीनी चाहते हैं कि 1948 से पहले जो इनके पास, जैसे आपने मैप में देख रहे होंगे कि 1948 में कितना सारा पार्ट लगभग फ़लस्तीन इन्हीं का था। वो चाहते हैं वो जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है, वो उनको मिल जाए, यानी वो उनको सारा चाहिए। एक नंबर ऑफ डिमांड तो फ़लस्तीनी लोगों की ये है।
दूसरा, कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि अगर उनको यूएन द्वारा दी गई टेरिटरी जो यूएन ने असाइन की थी, वेस्ट बैंक वाला हिस्सा और गाजा पट्टी वाला हिस्सा, और लगभग 45 और 55 की जैसी रेशियो हो, या एटलीस्ट वो भी अगर उनको मिल जाए प्रॉपर तरीके से, तो वो भी उससे भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। इजराइल का ये मानना है कि वो कुछ भी देने को तैयार नहीं है इजराइल, और इजराइल मानते हैं कि जेरूसलम उनकी एक फ्यूचर जो कैपिटल है और उनके फ्यूचर कैपिटल उसको डिक्लेयर करना चाहिए। साथ में इजराइल का ये मानना है कि इजराइल को एक इंटरनेशनल यहूदी कंट्री डिक्लेयर करना चाहिए, यानी यहूदी देश उसको घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट जो यरूशलेम है इज़ द थर्ड मोस्ट होली प्लेस है मुस्लिम्स के लिए एंड यहूदियों के लिए एट द सेम टाइम, और ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है क्रिश्चियन के लिए। बिफोर ऑफ दीज रीजन्स मैनी मोर कॉन्फ्लिक्ट हैपन इन द रीजन, और इसी बिकॉज ऑफ दिस मतलब बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, इन रीजन की वजह से कि एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है मुस्लिम के लिए भी और क्रिश्चियन के लिए भी और एट द सेम टाइम यहूदियों के लिए भी। तो यहाँ पे हमने देखा है कि नंबर ऑफ अटैक्स होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट है इन दिस रीजन में। और अक्टूबर 2016 में यूएन ने ये बात कही थी कि अलास्का मॉस्क ओनली बिलोंग टू द मुस्लिम्स, बट स्टिल यहूदी सैड इट इज ए टेम्पल माउंट, ये उनका टेम्पल माउंट है। ये बात ये मानते हैं यहूदी लोग, बल्कि ये बात जो यूएन ने 2016 में 14 अक्टूबर में ये चीज़ क्लियरली कही थी कि ये जो अलास्का मॉस्क सिर्फ मुस्लिम्स के लिए बिलोंग करती है, यानी इट इज़ ओनली बिलोंग्स टू द मुस्लिम्स, एंड इजराइल डज नॉट हैव एनी राइट टू से दैट इज़ अ टेम्पल माउंट फॉर देम। तो फिर भी लेकिन ये लोग इसको नहीं छोड़ते हैं। अभी रिसेंट में ये कंट्रोवर्सी इसलिए बनती दिख रही है, विवादों में इसलिए है अलास्का मॉस्क, क्योंकि यहाँ पे इनका जो एक दक्षिण पंथी, जैसे मैंने पहले बताया, तो उस विचारधारा के जो लोग हैं यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। नेतन्याहू की सरकार अभी रिसेंट में बनी है और ये एक दूर दक्षिण पंथी सरकार है, और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में ये खतरा है कि फिर से अगेन यहाँ पे जैसे 2021 में देखने को मिला था, बहुत नंबर ऑफ पीपल्स तो मरते रहते हैं, जिससे अटैक हुआ थे गाजा पट्टी की तरफ से और इसकी तरफ से इजराइल की तरफ से, कहीं वो फिर से देखने को ना मिले। और लास्ट ईयर हमने अल जजीरा की एक पत्रकार, शहीन नाम की पत्रकार भी जो फिलिस्तीन की थी, वो मारी गई थी। अब ये अगर आप लास्ट में मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप सही से मैप को मेजर करेंगे 1948 से पहले और आज के जो फिलिस्तीन है, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि क्लियरली जो इजराइल है इसने वायलेट किया है और ये कंप्लीट टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया है और गलत तरीके से ऑक्यूपाई किया है। इवन दैट वेस्ट बैंक का भी अगर आप एरिया देखते हो तो उस वेस्ट बैंक का भी एरिया डिफरेंट पार्ट्स में बट गया है। वो भी उनके पास, फिलिस्तीन के पास एग्जैक्टली नहीं है कि यानी पूरा का पूरा हिस्सा नहीं है। उसमें भी उनकी जो फोर्स है, अलास्का मॉस्क उन्होंने घेरी हुई है और सारा जो पार्ट है उनके अंडर में है, इजराइल के अंडर में। और गांजा पट्टी वहाँ से काफ़ी दूर पड़ती है। जो इजिप्ट साइड वाला एरिया जैसे आप मैप में देख रहे हो, वो वाला एरिया वो काफ़ी अलग हो गया। इवन दैट ये दोनों जो फिलिस्तीन और गांजा पट्टी भी साइड में है। तो बहुत ये सोचने वाली बात है। यूएन शुड इंटरवीन इन दिस मैटर एंड कम से कम एटलीस्ट वेस्ट बैंक और गांजा पट्टी शुड बी टुगेदर। उनके बीच वाला एरिया को भी अगर इजराइल से हटा के और अगर इनको दे दिया जाए तो माइट बी इट विल रिजॉल्व दिस मैटर। अदरवाइज फिलिस्तीन तो चाहता है 1948 से पहले वाली जोग्राफिकल जो कंडीशन है वो उनको मिलनी चाहिए, और जो इजराइल है वो चाहता है कि वो उसको इंटरनेशनल यहूदी कंट्री डिक्लेयर करना चाहिए और साथ में जेरूसलम कंसिडर्ड एज अ कैपिटल ऑफ इजराइल, जो अभी तक यूएन ने नहीं माना है और ना ही वर्ल्ड इस बात को मानता है। और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है, बहुत सारी कंट्री इजराइल को सपोर्ट करती है क्योंकि नंबर ऑफ पीपल्स जो इजराइल में रहते हैं यहूदी, वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोप से आए हुए लोग यहाँ पे रहते हैं। और 1948 से पहले जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे जो जीविस जो लोग हैं, जो यहूदी जो लोग हैं, वो माइनॉरिटी में थे लेकिन आज वो मेजॉरिटी में रहते हैं। तो ये ऐसे धीरे धीरे माइग्रेशन हुआ था। आपको